स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता जा रहा है और यूएन में ज़्यादातर मुल्क फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। चंद ही ऐसे बचे हैं जो खामोश हैं। तो क्या ऐसे में फ़लस्तीन के ग्राउंड लेवल पर एक आज़ाद और सोवरेन स्टेट बन जाने का रास्ता साफ हो गया है? ये सवाल है जिसकी तरफ आपकी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। फ़लस्तीन को एक आज़ाद और सॉवरेन स्टेट बनाने का सवाल दिलचस्प और उलझा हुआ है। क्या सिर्फ कुछ मुल्कों की तरफ से फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करना उसे हकीकत में बदल सकता है, या फिर इसराइल की मुसलसल कोशिशें इस ख्वाब को हकीकत में बदलने नहीं देंगी? हाल ही में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों ने फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, जिससे उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई। लेकिन क्या ये रिकॉग्निशन करना काफी है? आइए इस सवाल के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर नजर डालते हैं। क्या फ़लस्तीन एक आज़ाद स्टेट बन सकता है और उस राह में क्या चैलेंजेस हैं? फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट के तौर पर रिकॉग्निशन देने का काम खास तौर पर यूरोप के मुल्कों की तरफ से उसने इसराइल के अंदर काफी हलचल मचाई है। इस एक्ट को कुछ लोगों ने सियासी तूफान का नाम दिया है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्जाम है कि उनकी पिछले 2 बरसों की पॉलिसियों, खास तौर पर गजा में हमला जारी रखने के फैसले ने दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ रिएक्शन को बढ़ावा दिया। 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया की नजरें इसराइल पर थीं, लेकिन लड़ाई के लंबे होने से हमास को दोबारा उभरने और अपनी बात को इफेक्टिव अंदाज में पेश करने का मौका मिला। इसराइल की सिक्योरिटी फेलियर ने दुनिया को इसराइल से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर किया। नेतन्याहू पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने लड़ाई को अपनी हुकूमत बचाने के लिए तूल दिया, खास तौर पर अपने एलाइज बिन गफीर और स्मोट्रिच के दबाव में। इससे इसराइल की इंटरनेशनल साख को नुकसान पहुंचा और गजा की तबाहकुन तस्वीरें दुनिया भर में गमो गुस्सा पैदा कर गईं। इसराइली अखबार मारिफ ने लिखा है कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीन की रिकॉग्निशन करना एक बड़ा सियासी झटका है, जिसने तेल अवीव को मैसेज दिया है कि खेल बदल चुका है। ये कदम जो इन वेस्टर्न मुल्कों ने उठाया है वो सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि एक साफ इशारा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को दोबारा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, चाहे उससे इसराइली सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो या अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो। ये रिकॉग्निशन पूरी दुनिया की तरफ से एक मजबूत स्टैंड है कि फ़लस्तीनियों के हुकूक को रिकॉग्नाइज किया जाए और ये है कि इसराइल को अपनी पॉलिसियों पर दोबारा नज़र डालनी चाहिए। इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ़लस्तीन का रिकॉग्निशन किया जाना फिलहाल ज़्यादा प्रैक्टिकल असर नहीं रखता है, बल्कि ये ज़्यादातर सिंबॉलिक है। इसराइली चैनल 12 के मुताबिक आने वाले दिनों में उसके असरात संगीन हो सकते हैं। फिलहाल ये असरात ज्यादातर सियासी हैं, लेकिन अगर इसराइल ने सख्त जवाब दिया तो उसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। हेब्रोन यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर युफाल शानी ने एक अरबी वेबसाइट अरबी पोस्ट से बात करते हुए कहा कि यूरोप के मुल्कों की तरफ से फ़लस्तीन की रिकॉग्निशन एक नया ट्रेंड है। अब दुनिया में सिर्फ चंद बड़े मुल्क हैं जो फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस रिकॉग्निशन के पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस के अलावा लीगल इम्प्लिकेशंस भी हैं। इसराइली वकील रोवी शाइंद्रोफ ने इस वेबसाइट से कहा कि यूएन जनरल असेंबली के फैसले बाइंडिंग नहीं हैं, यानी उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन को इफेक्ट कर सकते हैं, जो इसराइल पर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सैंक्शंस लगा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर इसराइल रिकॉग्निशन के जवाब में वेस्ट बैंक की ज़मीनों को अपने कब्जे में लेता है तो यूरोपीय यूनियन ट्रेड और इमिग्रेंट्स पर पाबंदियां लगा सकती है, जिससे इसराइल की एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा कल्चरल और एजुकेशनल सेक्टर में भी कार्रवाइयां हो सकती हैं, जैसे यूरोपीय म्यूजिकल कंसर्ट्स और कंपटीशन से इसराइल को निकालना या खेलों और रिसर्च प्रोग्रामों में उसकी पार्टिसिपेशन करने पर पाबंदी।
गजा की लड़ाई जारी रहने से यूरोप के मुल्कों पर इसराइल के खिलाफ दबाव बढ़ रहा है और इसराइल की वेस्टर्न वर्ल्ड में डिप्लोमेटिक सपोर्ट कमजोर हो रही है। इसराइल ने अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं किया है कि वो यूएन जनरल असेंबली में फलस्तीन के रिकॉग्निशन के बाद क्या करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो रिएक्शन के तौर पर जॉर्डन वैली को अपने कब्जे में ले। ताहम मुकम्मल कब्जा या मुकम्मल एनेक्सेशन के इम्कानात कम हैं, क्योंकि नेतन्याहू इब्राहिमी अकॉर्ड्स को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने डिप्लोमेटिक कामयाबियों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि वो अपने अमरीकी दौरे के बाद जवाब देंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। हो सकता है फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कम किए जाएं, जैसा कि अल-कुद्स या यरूशलेम में फ्रांसीसी कॉन्सुलेट की एक्टिविटीज को कम करना। अखबार मारिफ के मुताबिक ये भी हो सकता है कि फ्रांस के कौंसलर अमले की इसराइल में आज़ादाना मूवमेंट पर भी पाबंदी लग जाए और कौंसलर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में रुकावटें पैदा कर दी जाएं और वैल्यू एडेड टैक्स से मिलने वाली यह छूट भी खत्म कर दी जाए और इस जैसी दूसरी फैसिलिटीज जो इन डिप्लोमेट्स को मिलती थी खत्म कर दी जाएं। ये एक्शन इसराइल की तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर का जवाब देने की कोशिश हो सकते हैं, लेकिन इससे इसराइल के दुनिया भर में ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अगरचे यूरोप के मुल्कों ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उसके फौरी अमली असरात नजर नहीं आते। उसकी चंद अहम वजूहात में एक है अमेरिका का स्टैंड। फलस्तीनी स्टेट की रिकॉग्निशन के लिए अमेरिका का रोल बहुत अहम है। फलस्तीन यूएन में एक ऑब्जर्वर स्टेट है, लेकिन मुकम्मल मेंबर बनने के लिए जनरल असेंबली की मेजॉरिटी और सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी जरूरी है। अमेरिकी वीटो उसको रोक सकता है, जो इसराइली स्टेट के क़याम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बाज़ मुल्कों की कुछ शर्तें हैं। कुछ मुल्कों ने फ़लस्तीन की रिकॉग्निशन किए जाने के बाद कुछ ख़ास शर्तें रखी हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क के डिक्लेरेशन में कहा गया इसराइली कैदियों की रिहाई, गज़ा और वेस्ट बैंक को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत यूनाइट करना, हमास को सरकार से बाहर रखना और उसके हथियार जमा करवाना, कैदियों को दी जाने वाली सहूलतें ख़त्म करने, यूरोप और सऊदी अरब के कोऑपरेशन से सिलेबस की तब्दीली, आज़ादाना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो ओस्लो एग्रीमेंट्स के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड फ़लस्तीनी ग्रुप्स के दरमियान हों। ये शर्तें फ़लस्तीनी लीडरशिप के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि उन पर अमल करना मुश्किल है। इसराइल की ज़मीनी हकीकत यह है कि वेस्ट बैंक में इसराइल फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा है। फ़लस्तीनियों की मज़ीद ज़मीनों पर कब्ज़ा जारी है, उनके फंड्स पर भी कब्ज़ा हो रहा है। गज़ा में नेतन्याहू की पोजीशन साफ है कि गज़ा में सिक्योरिटी इसराइली फ़ौज की निगरानी में होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर असर नहीं होगा, उनके पूरे हथियार जमा करवाए जाएंगे। इन शराइत से जाहिर होता है कि इसराइल फ़लस्तीन की आज़ादी और सॉवरेनिटी को लिमिट करने की हर कोशिश कर रहा है, जो फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। फ़लस्तीनी स्टेट की रिकॉग्निशन वर्ल्ड लेवल पर एक अहम एडवांसमेंट है, जो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ एक सिंबॉलिक लेकिन ताकतवर कदम है। ताहम उसे हकीकत बनाने के लिए कई प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस से निमटना होगा। इसराइल की सख्त पॉलिसियां, अमरीकी वेटो और फ़लस्तीनी ग्रुप्स के दरमियान अंदरूनी डिवाइड से काम और उलझ जाएगा। यूरोप के मुल्कों की तरफ से जो फ़लस्तीन को रिकॉग्निशन मिला है वो एक अहम टर्निंग पॉइंट है, लेकिन उसके असरात तब तक लिमिटेड रहेंगे जब तक वर्ल्ड पावर्स, खास तौर पर अमेरिका, उसकी मुकम्मल हिमायत नहीं करता। इसराइल के लिए रिकॉग्निशन उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को बढ़ा सकती है, और अगर वो सख्त जवाबी इक़दाम उठाता है तो उसे इकोनॉमिक और कल्चरल सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। फ़लस्तीनियों के लिए ये रिकॉग्निशन उम्मीद की एक किरण है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए इंटरनल रिफॉर्म्स, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान यूनिटी और इंटरनेशनल प्रेशर की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी स्टेट का ख्वाब हकीकत बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ़लस्तीनी लीडरशिप और इसराइल की तरफ से जॉइंट एफर्ट्स और लचक की ज़रूरत होगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।